हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माइग्रेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारा होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का। और हम किस चैप्टर का रिवीजन करेंगे? तो चैप्टर होने वाला है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि चैप्टर नंबर 2। तो इसको हम यहां पर कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर के थ्रू, मतलब सारी चीजें एक साथ देखने वाले। तो अगर आप अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार मतलब अधिकार को हम ऐसा कहें कि मान लीजिए कि हम जी तो रहे हैं, हमारा जीवन तो चल रहा है, सांस तो चल रही है, लेकिन कुछ फील नहीं है। वो फील कैसे आता है? वो फील आता है अधिकारों से। आपको बोलने का अधिकार है, खाने का, घूमने का, रहने का, है ना, सांस लेने का, अच्छी जगह नौकरी करने का, आराम करने का। ये सारे अधिकार आपको जब तक नहीं मिलेंगे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही अधिकारों पर हम बात करने वाले हैं, ऐसे ही अधिकारों को हम जानने वाले हैं। हालांकि पिछले चैप्टर्स में हम कुछ संवैधानिक चीजों के बारे में, सरकार के अंगों के बारे में, विधायिका के अंगों के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोगों को क्या अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर इस चैप्टर में खास तौर से आपकी क्या बात होने वाली है? तो इस चैप्टर में खास तौर से हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में खास तौर से बात होने वाली है। और ये मौलिक अधिकार जो है वो आपको कहां मिलेंगे? तो हम संविधान के भाग 3 के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में अगर आप देखें तो किस अनुच्छेद में आएगा? तो आप देखें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आप यहां को इनको देख पाएंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको ये जो अधिकार है वो आप देख पाएंगे, जिनको आप मौलिक अधिकार कहते हैं। फिर कई बार पूछा जाता है आपसे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमने किस देश से क्या लिया है। तो ये मौलिक अधिकार जो यहाँ पर लिए गए हैं, तो इनको किस देश से लिया गया है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये कहाँ से लिए हैं? ये यूएसए से लिए गए थे। और जब लिए गए थे तब इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, और अभी वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है, 1 हट गया है। ये मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, और ये वर्तमान संविधान की हम बात कर रहे हैं कि मूल संविधान में 7 हुआ करते थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। अब एक जो ये निकाला गया है इसको क्या कहते हैं? संपत्ति का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत्ति का अधिकार कहते हैं। अब ये संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, ये क्या हो गया है? तो ये किस कैटेगरी से निकलकर किस कैटेगरी में आ गया है? अगर आपसे पूछे ऐसा तो आप बताएंगे कि ये एक कैटेगरी थी, ये मूल अधिकार से निकलकर, है ना, ये मूल अधिकार से निकलकर कहाँ जाता है? मूल अधिकार से निकलकर ये पहुंचता है कहां पर? ये पहुंच जाएगा कानूनी अधिकार में। किसमें? कानूनी अधिकार में। क्या बन जाएगा? ये कानूनी अधिकार बन जाएगा। ये बात क्लियर कि क्या हो जाएगा? ये कानूनी अधिकार यहां पर हो जाएगा। और हमने देखा कि ये जो अधिकार हैं, जिन 6 अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो पिछले 6 दशकों से ये अधिकारों का जो स्वरूप है वो विस्तृत हुआ है ना। उनमें कुछ परिवर्तन भी हुआ है, कुछ फैलाव भी हमें देखने को मिला है। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस अध्याय में हम कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो हम खास तौर से 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें 6 मौलिक अधिकार यहां पर प्रदान किए गए हैं, उनको हम देखेंगे। और 7वां जो हटाया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब उन मौलिक अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे कि कैसे उनको सुरक्षित किया जाएगा। इन मौलिक अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं। तो ये खास बातें हम कहाँ से सीखने वाले हैं? ये खास बातें हम जानने वाले हैं या सीखने वाले हैं कहाँ से? ये सभी बातें हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं, और इस चैप्टर से हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो अब देखो, अब इस चैप्टर के अंदर हम और क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं, जो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अधिकारों का महत्व जानने वाले हैं। फिर अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट्स क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। संविधान का भाग 3 है ना, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें ये बहुत सारे राइट आपको पढ़ रहे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो कि डिलीट हो चुका है, मतलब यहां से हटाया जा चुका है इसको। क्या? यहां से इसको हटाया जा चुका है। तो इसको पढ़ लेंगे, थोड़ी सी जानकारी इसकी ले लेंगे, इसकी जानकारी अपन ले लेंगे। अब ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं रहा है ना, मूल अधिकार का हिस्सा नहीं रहा, तो जानकारी बस लेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर मानव अधिकार आयोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है,
नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध, चूंकि अब ये तो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ ही जाएगी। और कंक्लूजन, तो स्टार्ट करते हैं कि अधिकारों का महत्व क्या होगा। तो 1982 में एशियाई खेल हो रहे थे। एशियाई खेल कहां? दिल्ली के अंदर हो रहे थे। अगर हम इनकी बात करें, एशियाई खेल दिल्ली के अंदर हो रहे थे। और दिल्ली में जब एशियाई खेल हो रहे थे तो उस टाइम पर कुछ निर्माण कार्य करवाना था। और निर्माण कार्य क्या था? फ्लाईओवर बनवाना, स्टेडियम बनवाना। और ये फ्लाईओवर और स्टेडियम आंख बंद करके सपने में नहीं बन सकते, इनको बनाने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी जरूरत हमें पड़ती है। तो इन सब का क्या किया गया? ठेका दे दिया गया। और वो ठेका जिसको दिया गया उस व्यक्ति को अपन कहते हैं ठेकेदार। ठेका लेने वाला, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार कहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्टर भी वो खुद काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा? मजदूरों को अपने अंडर में लगाएगा। तो उसने बहुत सारे मजदूरों को अपने अंडर में लगाया, बहुत सारे मजदूरों को अपने अंडर में लगाता है। और लगाने के बाद आप देखें तो उसमें मजदूरों में आप देखें बहुत सारे गरीब मजदूर और मिस्त्री, ये दो टाइप के मजदूर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गरीब मिलेंगे और मिस्त्री जो होंगे वो उस टाइप के मजदूर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऐसे मजदूर यहाँ पर होंगे। देखिए अब इनको क्या किया गया कि भाई इनसे बोला गया कि इतने समय में काम करना है। और इनकी स्थिति बड़ी खराब थी। अगर ये आप इन दोनों को देखें, मजदूर या मिस्त्री दोनों की कंडीशन देखें, तो ये ऐसी स्थिति में काम कर रहे थे कि जहां काम करने लायक कोई स्थिति थी नहीं। न्यूनतम मजदूरी दे रहे थे, या न्यूनतम से भी कम, मान लीजिए कि 300 रुपए पर डे फिक्स है, तो इनको पता चला कि 200 रुपए ही मिल रहा है, 300 नहीं मिल पा रहा है। इस बात का एनालिसिस किया समाज के वैज्ञानिकों ने। समाज के जो वैज्ञानिक थे, जिनको सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है, तो उनने इसकी जांच करी और जांच करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी। रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? तो रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि बेगार और बंधुआ मजदूरी यहां पर कराई जा रही है और यहां पर खुले तौर पर शोषण के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर हमें देखना है। तो इस मूल अधिकार का खुले तौर पर उल्लंघन ये जो एशियाई खेल हो रहे हैं, इस दौरान जो निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है। एक कहानी देखते हैं मचल लालुंग की। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि महत्व और क्या हो सकता है। मचल लालुंग जो है, जिनकी उम्र 23 वर्ष थी, असम के निवासी है। असम का जो मड़िया गांव जिला है, उसके जो चुबरी गांव है, वहां के निवासी थे। गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार के ऊपर इनको एक आरोप लगाया गया कि आपने किसी को गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। इनको पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो पाया गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इनको अस्पताल ले जाया गया। गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल था वहां पर तेजपुर में, वहां पर इनका इलाज कराया। इलाज सफल हुआ, आदमी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। तो डॉक्टरों ने जेल अधीक्षक को चिट्ठी लिखी कि ये आदमी सही हो गया है, इसको आप ले जाओ और इसके ऊपर आप मुकदमा चलाओ। क्योंकि मानसिक रूप से जो गड़बड़ आदमी है उसके ऊपर हम केस नहीं चला सकते, स्वस्थ आदमी पर केस चला सकते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से गड़बड़ है, आप मामला चलाना या सुनवाई करने का मतलब यह है कि उसको सीख देना, उसको सुधारना। अब जब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ ही है तो कैसे सुधारेंगे? नहीं सुधार सकते ना। तो अब जेल अधीक्षक ने क्या किया यहाँ पर कि जेल अधिकारियों को दो बार बोल दिया, एक 1967 में बोल दिया और एक 1996 में बोल दिया कि भाई चिट्ठी भेज दी कि ये आदमी स्वस्थ हो गया है, आप इसको ले जाएं और इसके ऊपर आप मुकदमा चला सकते हैं, आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं आया। ये लगातार क्या रहा? न्यायिक हिरासत नहीं रहा। 2005 में इनको रिहा किया गया। जुलाई 2005 में इनको रिहा किया गया। तो इनकी उम्र कितनी हो गई? 77 वर्ष। पकड़ा कितनी में गया था? पकड़ा तब इनको गया था 23 वर्ष के आसपास। तो 54 वर्ष की इनकी जो कुल हिरासत हुई, 54 वर्ष की कुल हिरासत हुई, तो इसमें इनको क्या बोला गया कि बोले आपको छोड़ दिया गया, आपकी कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दिया गया। अब ये जो 54 वर्ष जो जेल में रहे हैं, इसका हिसाब क्या है? इस 54 वर्ष जेल में वो व्यक्ति रहा है, इसका हिसाब क्या है? ना उसने जीवन जिया, ना कोई वो ऐसी तरक्की कर पाया, ना उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ बना पाया, ना वो अपनी फैमिली कुछ बहुत अच्छी बना पाया। तो ये 54 वर्ष तो उसके जीवन से लैप्स हो गए। मतलब वो 23 वर्ष के बाद सीधे अपने आप को 77 साल में देख रहा है। 23 वर्ष में वो आजाद था, फिर 77 वर्ष में आजाद है। इसके अलावा बीच के 54 साल तो गायब हो गए। और ये गायब कैसे हुए? ये न्यायिक हिरासत में चले गए जहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो धन्य हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, जिसने एक टीम बनाई, बंदियों का निरीक्षण किया, पता चला कि यार इनके साथ गलत हो रहा है, तब जाकर फिर ये रिहा हो पाए। नहीं तो इनका जीवन 23 के बाद खत्म ही था। जिंदा थे लेकिन कोई मतलब नहीं था। तो इस प्रकरण का परिणाम क्या रहा? तो इसका मतलब यह रहा कि मचल का जीवन व्यर्थ हो गया। अगर इस जीवन में देखें तो 54 वर्ष व्यर्थ हो गए। और 54 वर्ष ये कैसे हैं? उसकी जवानी के 54 वर्ष हैं। कैसे हैं? जवानी के 54 वर्ष है, मतलब मूल्यवान है। कैसे है? मूल्यवान है। ये मूल्यवान कैसे हैं? वो यहाँ पर अपना घर परिवार बनाता और साथ में कुछ पैसे कमाता, धन कमाता। और ये पूरी चीजें आपने क्या कर दी? यहाँ पर पूरी चीजों को यहाँ पर लेफ्ट कर दिया, जेल में बना रहा और बाद में पता चला कि कुछ नहीं हुआ।
एक और चीज पता चलती है कि संविधान में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए या तुरंत और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। अर्थात अगर आप देखें कि इनको देर हो जाती है, जैसे इसको देर हो गई, 54 साल लग गए, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस अधिकार देने का। मतलब यह अधिकार व्यवहार में आपको, है ना, व्यवहार में प्राप्त नहीं है, क्योंकि व्यवहार अब कैसे प्राप्त नहीं, क्योंकि तुरंत अधिकार, तुरंत सुनवाई नहीं हुई, तुरंत नहीं हुई, तो आप देखो 54-55 साल का मामला इनके साथ हो गया। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार, इसके द्वारा उन मजदूरों को न्याय मिल सका। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार था, इसके कारण जो दिल्ली में काम कर रहे थे उन मजदूरों को यहां पर न्याय मिल पाया। अब बात करेंगे हम अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट्स के बारे में। बिल ऑफ राइट्स क्या होगा? हमने संविधान के महत्व के बारे में जान लिया, संविधान का क्या महत्व है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया। अब आप देखेंगे संविधान का महत्व, आप देखें अफ्रीका के अंदर आपको पता चलेगा, भारत के अंदर पता चलेगा, यूएसए के अंदर पता चलेगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यूएसए से भारत ने लिया और भारत से कुछ देखा अफ्रीका ने लिया, और इनने अपने नागरिकों के लिए, है ना, इनने क्या किया, अपने नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों के लिए कुछ नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए, अपने संविधान में कुछ अधिकार दिए ताकि वो नागरिक उन अधिकारों का उपयोग कर सकें। तो महत्व हमने जान लिया कि अधिकार होना कितना जरूरी है, और ये अधिकार आप देखें तो कुछ 2-3 आदर्श संविधान हमारे सामने, अफ्रीका, भारत और यूएसए का, जहां पर इन्होंने अपने नागरिकों को ये इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं। नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, मतलब उनको संविधान के अंदर लिस्टेड कर दिया जाएगा, उसमें लिख दिया जाएगा कि ये अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। सूचीबद्ध तो कर दिया, ये तो पता हो कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और अधिकारों को सरकार से सदैव मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगली सरकार आई वो बोले कि नहीं, ये वाला अधिकार नहीं दिया गया। तो मान्यता प्राप्त अधिकार होने चाहिए संविधान में। वो अधिकार क्या कहलाएंगे? उनको हम बिल्स ऑफ राइट कहेंगे, बिल ऑफ राइट्स कहेंगे। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को आप क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से ये रोकता है, मतलब उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार इनका ना तो उल्लंघन कर सकती है, ना इन अधिकारों के विरुद्ध नागरिकों के खिलाफ काम कर सकती है। संविधान नागरिकों के अधिकार को किससे संरक्षित करेगा? तो संरक्षित किससे करना है? तो अधिकारों पर खतरा किसका होगा? तो खतरा कोई निजी व्यक्ति से हो सकता है, कोई संगठन से हो सकता है। ये 2 प्रकार के लोग आपको खतरा दिला सकते हैं, खतरा आपको इनका महसूस हो सकता है, या तो निजी व्यक्ति या संगठन वाले। तो इनसे हमें क्या करनी है? सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है कि इनके खिलाफ आपको सुरक्षा दी जाए। निजी व्यक्ति मान लीजिए है कोई आपको बंदी बना देता है, कोई अगर सरकार में आ गया तो कोई नुकसान कर देता है, तो इस तरीके से, और ऐसे ही कोई संगठन भी इस तरीके से काम कर सकता है। तो इनके खिलाफ सुरक्षा हमें दी जाए, वो हमें प्रदान की जाए, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। ये सरकार का कर्तव्य हो। क्या हो? ये सरकार का कर्तव्य हो, सरकार की ड्यूटी हो कि वो जो अधिकार हैं उनके खिलाफ सुरक्षा हमको प्रदान करे। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग अपने का, देखो अब ये क्यों हम कह रहे हैं प्रतिबद्ध हो, क्योंकि अगर आप देखें यहां पर कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंग कैसे हैं? अगर आप देखें, मैं बात करता हूं कई बार कार्यपालिका पर, विधायिका या अन्य कोई विभाग हैं, वो अपने कार्य करते समय व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, कार्य करते समय व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो ये हनन ना हो, इसके लिए ही तो कहा गया कि सरकार प्रतिबद्ध रहे कि इन मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का कोई हनन ना हो। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझा और मांग की कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। मतलब हमें अधिकार अंग्रेजों के टाइम पर कुछ मिले थे, अगर इनका आदर सम्मान नहीं होगा तो हमें क्या, मान लीजिए कि हमको बोला गया है कि आपको बोलने का अधिकार है, बोला गया कि आपको बोलने का अधिकार है, हमने बोलना चालू किया और उसने पट्ट से लपड़ मार दिया, एक लाफड़ा जड़ दिया,
तो अब हम बोल रहे हैं वो मार रहा है, हम बोल रहे हैं वो मार रहा है, तो वो हमारे बोलने के सम्मान का आदर कहां कर रहा है? तो यही यहां पर कहा गया है कि अंग्रेजों को, हमारे संघर्ष के दौरान ये बात की जाती थी कि हमको जो अधिकार दिए गए हैं अंग्रेज शासकों को क्या करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। 1927 में जब साइमन कमीशन बना और 28 में जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे श्वेत थे। इसी कारण से साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन यानी कि श्वेत कमीशन कहते थे। तो अब ये साइमन कमीशन भारत में भारतीयों के लिए संविधान की बात करने के लिए आया था, कुछ जांच करने के लिए आया था। तो वहां पर कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस ने फिर अपनी एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं मोतीलाल नेहरू समिति, 1928 में बनती है। ये समिति बनाई गई कि ये क्या करे, ये कुछ एनालिसिस करे, कुछ अपनी रिपोर्ट दे। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, अपनी रिपोर्ट की तो इसने क्या कहा रिपोर्ट में कि अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग इसके द्वारा उठाई गई। इसने बोला कि अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई कि लोगों को कुछ अधिकार होने चाहिए। और ये अधिकार कैसे, बहुत आधारभूत अधिकार की मांग करी। कैसे? आधारभूत अधिकार की मांग करी। आधारभूत अधिकार जिनको आप क्या कहते हैं, आधारभूत अधिकार जिनको आप क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। और आधारभूत अधिकारों की मांग इनके द्वारा की गई। और जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माण में भी अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की एक राय थी। और इनको बाद में क्या कहा गया, इनको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा गया, जिन्हें नेहरू समिति के द्वारा सजेस्ट किया गया। वहां पर कहा गया कि लोगों को कुछ अधिकार होने चाहिए, तो हमने वैसे ही कुछ अधिकार रखे अपने मौलिक अधिकारों के अंदर। मौलिक अधिकार सुरक्षा के विशेष प्रावधान है। मौलिक अधिकार के सुरक्षा के विशेष प्रावधान है। संविधान स्वयं सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। ऐसा ना हो कि अधिकार हमने आपको प्रदान कर दिए, आपको दे दिए और ले लिए। अभी समझ में नहीं आई ये बात, दे दिए और ले लिए वाली बात समझ में। आप अगर छोटे हों और आपके भाई को, छोटे भाई को या बहन को कोई बाहर वाला रिश्तेदार आकर 100 रुपए देता है, तो एक बाहर वाले ने 100 रुपए दिए, तब तक आप आए बोले तुम क्या करोगे, दो हमको ले लिए। तो उसको नोट मिला भी है, वो खुश भी हुआ कि हमको नोट मिल गया और चला भी गया, मतलब उस नोट का वो कोई उपयोग नहीं कर पाए। ऐसे ही हमारे लिए कि अधिकार दे भी दिया, लिख तो दिया संविधान में कि अधिकार दे दिया और कहीं से उस पर रोक लगा दी पूरी कि ये नहीं कर पाओगे आप। तो दे देना और ले लेना ऐसा ना हो, इसलिए क्या किया गया, इनके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम यहां पर आप देख पाए किए गए। और संविधान खुद सुनिश्चित करेगा कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। अब मौलिक अधिकार और जो साधारण अधिकार है उनमें क्या अंतर होता है? मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार, तो सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, थोड़ी थोड़ी, बंद नहीं कर सकती। कभी कभी कुछ कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे आपातकाल के दौरान कुछ लगा दी। लेकिन साधारण अधिकार को कभी भी सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, कभी भी उसको रोक लगा सकती है, कभी भी उसको चालू कर सकती है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वो आप देखेंगे कि हमारे बाद तैयार हो पाता है। भारत के संविधान की काफी बाद वो संविधान लिखा गया, तो उससे बहुत सारी अच्छी बातें भारतीय संविधान से भी ली हैं। ये कब लागू हुआ? तो दिसंबर 1996 में ये संविधान यहां पर लागू हो जाता है। जब इसे बनाया गया तो इसमें रंग भेद वाली सरकार को हटाने की बात करी। रंग भेद वाली सरकार का मतलब क्या है? तो अफ्रीका में देखें आप, तो गोरे और काले का आप यहां पर, गोरे और काले का आप यहां पर भेद दे सकते हैं। गोरे को सभी प्रकार के राइट यहां पर दिए जा रहे थे, गोरे को जो है वो लगभग सभी प्रकार के राइट यहां पर दिए जा रहे थे, सभी अधिकार इनको मिल रहे थे। और इनको सभी अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, इनको सभी अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। तो ये यहां पर रंग के आधार पर आप अंतर देखते थे। तो जो अंतर कर रहा था वो सरकार था। तो रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद यहां पर क्या स्थिति हो गई? गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। गृह युद्ध क्या हो जाता है कि आपस में ही लोग, मतलब देश के भीतर अशांति हो जाती है, देश के भीतर अशांति हो जाती है और कोई एक सिस्टमैटिक सिस्टम नहीं होता जिससे देश चल पाए, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं, उसको हम गृह युद्ध की स्थिति कह देते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला, मतलब जनता के द्वारा जो सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है वो यहां पर काम करेगी। यहां पर नस्ल के आधार पर कि मतलब तुम फॉरेन की नस्ल हो, आप अफ्रीका की नस्ल हो, इस आधार पर भी कोई अंतर नहीं होगा। ना लिंग के आधार पर होगा, ना गर्भ धारण के आधार पर होगा। ये वहां पर विभेद का कारण रहा होगा, हमारे यहां नहीं।
वहां पर जैसे आप देखें चूंकि ट्राइबल बेल्ट है और उनके कल्चर अलग हैं, तो वहां पर ये होगा कि भाई गर्भ धारण को लेकर भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होंगे वहां पर ऐसे, तो यहां पर ये भी व्यवस्था कर दी गई। वैवाहिक स्थिति, कैसा विवाह किया गया है, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको विवाह के कई सारे टाइप आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे वहां पर भी कई सारे प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। तो वैवाहिक स्थिति के कारण कि शहर में हुई है, गांव में हुई है, किस रीति रिवाज से हुई है, किस रीति रिवाज से नहीं हुई है, तो इस कारण से भी आप अंतर नहीं करेंगे। जातीय या सामाजिक मूल्य के आधार पर, अब यहां पर सामाजिक मूल्य से लिखा है कि वहां पर सोसाइटी या ट्राइब बहुत सारी है, तो उनकी अपनी सोसाइटी अलग अलग है, उनका अलग अलग ओरिजिन है, तो इस आधार पर भी आप अंतर नहीं करेंगे। रंग तो हमने देख लिया कि रंग के आधार पर नहीं करेंगे, आयु के आधार पर भी नहीं करेंगे, वहां पर पहले बूढ़े लोगों की कोई इज्जत नहीं थी, अंग्रेज जो सरकार थी, बाहर वाली अंग्रेज सरकार जो थी, वो सब बहुत गड़बड़ करते थे। अपंगता के आधार पर नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। इन सबको यहां पर क्या बोला गया है, वर्जित किया गया है। नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार दक्षिण अफ्रीका में, मतलब ये कहां पर मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार साउथ अफ्रीका में ही आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर प्रदान किए गए। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय द्वारा यह न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार क्या हैं, जैसे गरिमा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, श्रम संबंधी सुनिश्चित व्यवहार का अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, समुचित आवास का अधिकार है। ये सब कुछ वहां पर वहां के लोगों को दिए गए हैं, ये अधिकार उनको वहां प्रदान किए गए। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया, बाढ़ अधिकार दिया गया, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार दिया गया, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार दिया गया, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने संविधान की भाग 3 के बारे में। तो भाग 3 की जैसे ही हम चर्चा करते हैं, संविधान का भाग 3 है ना, भाग 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप समझिए भाग 3 का मतलब हो जाएगा यहां पर आप मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों को अगर देखें तो मूल रूप से इनकी संख्या 7 थी और अभी वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है, तो वर्तमान में संख्या 6 हो गई है। तो आपको 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करनी है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हो जाएंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं। समता का अधिकार आप पढ़ेंगे, फिर आप स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, फिर आप शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, फिर आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, फिर आप शिक्षा संस्कृति का अधिकार पढ़ेंगे, और फिर आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे। ये 6 अधिकार आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, इनके बारे में आपको यहां पर जानना पड़ेगा, इन 6 के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा ना, इन 6 के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ये 6 अधिकार आप पढ़ेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समता का अधिकार क्या होगा। आपके सामने है समता का अधिकार। आप देखें यहां पर कि ये पहला अधिकार हो गया समता का अधिकार, जिसको आप अनुच्छेद 14 से 18 तक का मानकर चल सकते हैं। 14 से 18 तक का ये होगा। तो इसमें ये आपको कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, है ना, तो ये अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ये अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ये अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये अधिकार आपको यहां पर दिए गए हैं। समता का अधिकार मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आप ऐसे काउंट कर लो, नंबर 1, बाकी डिटेलिंग अभी अपन आगे कर लेंगे। नंबर 1 अधिकार ये हो गया, इसमें आपको ये सारे अधिकारों के बारे में बात करनी है। फिर दूसरा आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये नंबर 2 हो जाएगा, और ये कहां से कहां तक होगा, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 19 से कहां तक, आप 22 तक इसको देख पाएंगे, जिसमें कुछ आप व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं देखेंगे, फिर उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देखेंगे, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, शिक्षा का अधिकार देखेंगे, और अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार कुछ देखेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके सामने आएगा। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक आप देख पाएंगे, 23 से 24 तक आप देख पाएंगे। तीसरे नंबर का अधिकार ये हो जाएगा। ये 2 बातें आपको इसमें देखनी है, 2 राइट इसमें देखने हैं खास तौर से। फिर इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आस्था और प्रार्थना की आजादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, करों से छूट और शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसकी व्यवस्था यहां पर कर दी गई है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में आप देखेंगे, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का अधिकार इनको दिया गया है, और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया। डिटेल अभी अपन पढ़ने वाले हैं इनकी, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में भी हम बात करेंगे।
सबसे पहला आता है हमारा समता का अधिकार, और समता के अधिकार को आप पढ़ेंगे कैसे, तो समता के अधिकार को आप कहेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात यहां पर की जा रही है। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा अनुच्छेद 14 का पार्ट हो जाएगा। मतलब कि मैं देखूं कि अगर लॉ की बात की जाती है तो लॉ की नजर में हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे अमीर की बात करूं और चाहे गरीब की बात करूं। अगर इन दोनों के द्वारा कोई हत्या जैसा कृत्य किया गया है तो इस पर सजा होगी, और सजा जो होगी वो इस पर जो आईपीसी की धारा लगेगी वो 302 ही लगेगी। ठीक, तो अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि अमीर ने सजा करी है, बोले नहीं तुम्हारे पर 302 नहीं लगेगी, तुमने तो बहुत अच्छा किया, जनसंख्या कम कर दी, और गरीब ने किया, बोले नहीं तुम 15 साल के लिए जेल जाओगे, ऐसा नहीं। अगर हत्या हुई है तो चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे छोटे आदमी हो, चाहे समाज में कहीं से भी आपका संबंध हो, चाहे गांव से हो, चाहे शहर से हो, सबके ऊपर धाराएं बराबर लगेंगी। ये समान संरक्षण की बात यहां पर की जाती है कि कानून के समक्ष सबको क्या माना गया है, यहां पर समान माना गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 की अगर आप जिक्र करेंगे, अनुच्छेद 15 क्या कहेगा, तो अनुच्छेद 15 आपके सामने ये है अनुच्छेद 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध यहां पर किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है। मतलब आप किसी दुकान पर चाय पीने जाएंगे तो आपसे वो जाति और धर्म नहीं पूछेगा, आपसे जन्म का स्थान नहीं पूछेगा। कोई होटल में चले गए, कोई कुएं में तालाब में पानी लेने चले गए, या नहाने चले गए, या आप वहां से कोई पानी ले रहे हैं, तो आपको जाति, धर्म और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि बोले आप इस जाति के हो तभी आपको पानी लेने को मिलेगा, नहीं तो नहीं लेने को मिलेगा। ऐसा अंतर आप यहां पर नहीं देख पाएंगे। अनुच्छेद 15 की व्यवस्थाएं आप यहां पर देख पाते हैं। रोजगार में अवसर की समानता की बात करें तो यह अनुच्छेद 16 है ना। ये क्या है, यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि रोजगार में अवसर की समानता है। अब आप कोई से भी जॉब के लिए आप जब अप्लाई करते हैं, खास तौर से मैं अगर बात करूं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम को फिर आपको क्रैक करना पड़ता है, उसमें कुछ आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, या कट ऑफ नंबर आपके जो हैं पासिंग मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर आपकी मेरिट बनती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, आपको जॉब मिलती है। अब आप बोलेंगे सर जब एग्जाम देना पड़ता है तो ये पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए। आप बोलेंगे सर ये तो अलग अलग होते हैं, मैं बोलूंगा कैसे अलग अलग होते हैं, तो फिर आप बोलेंगे सर कैसे नहीं होते, आप कैसी बात कर रहे हो। जनरल कैटेगरी के लिए कुछ है, ओबीसी के लिए कुछ है, एसटी के लिए कुछ है, और एसटी के लिए कुछ है। लेकिन अगर आप इनमें भी देखेंगे तो ओबीसी में भी जो पासिंग मार्क है वो उसके ऊपर ही सबको लाने पड़ेंगे, एससी में भी, एसटी में भी और जनरल में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स 50 नंबर गया और कोई 30 नंबर वाले को नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं होगा। अब इस व्यवस्था को आप क्या कहते हैं, ये व्यवस्था कहलाती है, इसको कहते हैं आप आरक्षण की व्यवस्था। क्या कहलाती है, आरक्षण की व्यवस्था। और ये कहां बताई गई, संविधान के 16(4) में बताई गई है कि अगर कोई पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हैं समाज में, तो उनके उत्थान के लिए सरकार, केंद्र या राज्य की कोई भी सरकार इनको आरक्षण देके इनको आगे प्रमोट कर सकती है। आरक्षण का मतलब यह है कि अभी आप समाज को देखें तो समाज कैसा है, कुछ इस तरीके की सीढ़ी पर है। अगर ये देखें तो ये जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी है, ये एससी है और ये एसटी है। ये अंतर आप समाज में देख पाते हैं, कुछ इस तरीके का अंतर है ना, ये वाला अंतर आप समाज में देख पाते हैं, इस तरीके का अंतर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब करना ये पड़ेगा कि इसको इतना पुश करो कि ये इसके बराबर आ जाए, है ना। क्या करें, इसको इतना पुश करो, इसको इतना पुश करो कि ये क्या हो जाए, इसके बराबर आ जाए, इसको इतना पुश करो कि इसके बराबर आ जाए, इसको ही पुश, तो क्या हो जाए, सभी एक लाइन में आ जाएं तो फिर ठीक रहेगा। इसके लिए आरक्षण लगाया गया है ताकि सभी लोग क्या हो जाएं, एक ही लाइन में आ जाएं, सभी की व्यवस्था एक सी हो जाए, सभी के लिए सुविधाएं एक सी हो जाएं, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और संविधान के 16(4) में ये व्यवस्था की जाती है। छुआछूत के अंत की अगर आप बात करते हैं तो छुआछूत का अंत आपको मिलेगा अनुच्छेद 17 के अंदर। छुआछूत कैसी होती है, तो छुआछूत जिसको आप कहें, है ना, छुआछूत कैसी होती है, तो छुआछूत दो तरीके से होती है। एक तो होती है शारीरिक, और एक होती है मानसिक। एक तो होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। ये दो प्रकार की छुआछूत को आप यहां पर देख सकते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की छुआछूत आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट मानसिक छुआछूत जब होगी, है ना, जैसे ही मानसिक छुआछूत होगी उसके बाद ही तो शारीरिक आएगी।
दिमाग में चीजें आएंगी तब शारीरिक आएगी। अब ये छुआछूत होती किसके साथ है? तो समाज के एक विशेष वर्ग के साथ, समाज के एक विशेष वर्ग के साथ। उस वर्ग को आप क्या कहते हैं? खास तौर से वो वर्ग दलित वर्ग के नाम से जाना जाता है। इनके साथ छुआछूत हो जाती है। तो ये छुआछूत कैसे कर रहे हैं आप? मतलब आप कहते हैं कि इनने हमको छू लिया है तो हम अशुद्ध हो गए हैं, फिर नहाने धोने चले जाते हैं, ये आप देख पाते हैं। तो ये छुआछूत जैसे छूने के आधार पर है, तो वो भी आदमी दो हाथ दो कान दो आंख, जैसे आप हैं वैसे वो है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। फिर भी समाज में इस प्रकार की कुरीति व्याप्त है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या बोला गया कि आप, अब मान लीजिए कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं और आपको टच करने नहीं गया, तो मेरे दिमाग में ये नहीं है ना कि भाई आप कौन किस कैटेगरी के, मुझे कोई लेना नहीं। अगर दिमाग में ये आया, मानसिक चीज हुई कि मैं इस कारण से आपको टच नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा? उसको आप छुआछूत की कैटेगरी में मानेंगे। क्या मानेंगे? छुआछूत की कैटेगरी। मानसिक रूप से नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छुआछूत जब आप दिमाग में रखेंगे तो फिर वो छुआछूत आपके शारीरिक तौर पर आपको रिफ्लेक्ट होना यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई ये बात कि छुआछूत क्या हो जाएगी? अब अगली बात करते हैं कि उपाधियों के अंत की बात करते हैं कि उपाधियों का अंत क्या हो जाएगा। तो उपाधियों का अंत आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 18 के अंदर। कहां मिलेगा? अनुच्छेद 18 के अंदर। उपाधि क्या होती है? तो उपाधि को आप कहेंगे कि उपाधि होती है सामान्य तौर पर नाम के आगे जो लगाई जाती है। कहां? नाम के आगे जिन्हें लगाते हैं, जिन्हें नाम के आगे लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपाधियां। उदाहरण के तौर पर क्या कहें? जैसे इंजीनियर लगाता है कोई, डॉक्टर लगाता है कोई, है ना, या मेजर लगाता है कोई, कर्नल लगाता है कोई, ये सब क्या है? उपाधियां हैं। समझ में आई बात? अब पहले कुछ उपाधियां जो थी, अगर मैं इनकी बात करूं कि पहले की उपाधियों की अगर मैं कुछ बात कर लूं यहां पर कि पहले की क्या उपाधियां, तो आप देखो कोई राजा लगा रहा है, कोई महाराजा लगा रहा है ना, कोई ने जमींदार लगा दिया। अब इन उपाधियों के लिए आप बताओ कि उस व्यक्ति ने मेहनत क्या करी? कुछ करी क्या? कोई नहीं करी। मेहनत क्या करी? किस्मत से पैदा हो गया बस वहां पर। अब पैदा होना किसी के बस में नहीं होता। हमारा और आपके हाथ में पैदा होना बस में नहीं था कि हम इस घर में पैदा हो या यहां नहीं हो, आपके हाथ में नहीं था। आप सोच कर नहीं आ सकते कि पैदा होने के पहले सोचा कि बोले आप तो एक काम करते भगवान अम्बानी घर पैदा कर दें, था क्या? नहीं था, अपने आप पैदा हो गए। तो मतलब पैदा होना किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से कहीं भी पैदा हो जाते हैं। तो जब पैदा होना कंट्रोल में नहीं है तो इनको घर में पैदा होने वाले व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो ये उपाधियां खत्म कर दी। ये वाली उपाधियां खत्म नहीं की, ये चलती है क्योंकि ये मेहनत से आई हैं। कैसे आई हैं? ये मेहनत से आई हैं। अरे भाई पढ़ाई करी है, 4 साल इंजीनियरिंग में घिसे हैं तब इंजीनियर लगा पाए, डॉक्टरी की पढ़ाई करी तब डॉक्टर लगा पाए, आर्मी में जाकर देश की सेवा कर रहे थे, बड़े पद पर सेवा करते करते पहुंचे तब मेजर कर्नल ब्रिगेडियर लगा पाए। तो इन उपाधियों को आप यहां पर क्या कर सकते हैं? जारी रख सकते हैं। बाकी जो सामाजिक उपाधियां हैं वो आपको नहीं मिलेगी। क्लियर बात? ये चले आगे। तो अब अगला आता है हमारा कि स्वतंत्रता के अधिकार पर हम यहां पर क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की हम यहां पर बातें करेंगे। 18 तक की बातें हमने कर ली थी, 19 से लेकर 22 तक की हम बातें करेंगे। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो हैं वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं आप देख पाएंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है आपको, खास तौर से बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता क्यों कह रहा हूं? कि आपके मन में कुछ आया आप उसको लिख दो या बोल दो, ये कुछ कुछ बंधन है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे किसी को, मतलब ऐसा नहीं कि बोलने का फ्रीडम है तो कुछ भी बोल दोगे, वो रोक है। अच्छा अच्छा कुछ जिससे देश को कोई नुकसान ना पहुंचे, समाज को कोई नुकसान ना पहुंचे, आप वो बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का, जैसे आप मान लीजिए कि आपने शादी करी है तो लोग इकट्ठे हो गए, आपने कोई कथा का आयोजन कर लिया तो लोग इकट्ठे हो गए, आपने कोई भंडारे का आयोजन कर लिया तो लोग इकट्ठे हो गए, आपने ऐसे ही बैठने के लिए लोगों को बुला लिया तो लोग इकट्ठे हो गए। शांतिपूर्वक तरीके से, इसमें हथियार बथियार का उपयोग नहीं होना चाहिए। बोले कट्टा लेके आ गए, बंदूक लेके, ये नहीं, ये सब नहीं चलेगा। शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठो। संगठित होने के तरीके की अगर मैं बात करूं कि संगठित होने के तरीके के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर आपने कोई दुकान बना ली, कोई संगठन बना लिया, ये सब हमको आजादी दी गई है। कोई पार्टी बना ली, तो इसमें हम स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी इनको बना सकते हैं। कोई भी दुकान, संगठन, पार्टी को आप यहां पर स्थापित कर सकते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने, मतलब ये घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है।
क्या दी गई यहां पर? घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आपको भारत क्षेत्र के भीतर जहां भी जाना है आप बिना बेरोक टोक आ जा सकते हैं। भारत में कहीं भी अपना घर बनाने रहने की स्वतंत्रता और कोई सा भी काम करना, मतलब हमें जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा काम है, हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छी नौकरी करें या बहुत अच्छा व्यापार करें, तो ये आप कोई भी पेशा चुन सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या किया गया है? स्वतंत्र रखा गया है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत यहां पर आया करती थी, जिनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिनको हम यहां पर देख रहे हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात की जा रही है और यह अनुच्छेद 20 आ जाएगा। यहां पर तीन बातें हम देखेंगे। तीन बातें हम क्या क्या देखेंगे अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में? एक तो उसको दोहरी सजा नहीं मिलेगी, मतलब मान लीजिए कि उसने एक बार चोरी करी है तो उसको हर जगह से, मान लीजिए एक बार चोरी करी है तो उसको एक बार की चोरी के लिए दो सजाएं नहीं मिलेंगी। बोले निचली अदालत ने भी दे दी, फिर उच्च न्यायालय ने भी दे दी, नहीं, एक बार के लिए एक ही सजा मिलेगी, तो दोहरी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? दोहरी सजा तो नहीं मिलेगी, और मतलब उसका जो अपराध है, उसका जो अपराध है उसे पुरानी या नई तारीख में नहीं डाल सकते। मतलब आपने आज अपराध किया है तो आपको आज के हिसाब से सजा मिलेगी, कल क्या कानून हो जाएगा या कल क्या कानून था आपको उसके हिसाब से कोई मतलब नहीं है। आज के दिन अगर हत्या करने की सजा 15 साल है तो आप पे केस की सुनवाई भले आपके मामले पर जजमेंट जो है, फैसला जो है 15 साल बाद आए, लेकिन आज के दिन अगर 15 साल की सजा थी तो फिर 15 ही मिलेगी। कल के दिन वो सजा घटकर 7 हो जाए तो भी नहीं मिलेगी, या कल के दिन वो सजा बढ़कर 25 हो जाए तो भी नहीं मिलेगी। 15 है तो 15 मिलेगी। हमें ना घटी हुई सजा से कोई मतलब होगा, ना बढ़ी हुई से, ना हमारे अपराध के बाद से हमें कोई कानून से मतलब होगा, ना अपराध के पहले से कोई मतलब होगा। अपराध के समय जो कानून था वही कानून हमारे ऊपर लागू होगा। और तीसरा क्या है कि हमें स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको देखने को मिलती हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के मामले से। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक अच्छा अनुच्छेद आएगा जिसमें हमें अनुच्छेद 21 के बारे में बात करनी है। तो क्या आएगा? जीवन और रक्षा का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आप कहेंगे अनुच्छेद 21। यहां पर आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो प्राण का मतलब हो जाता है जीवन से, और जीवन का मतलब हो जाता है अच्छे जीवन से। और अच्छे जीवन की परिभाषा जो है वो सबके लिए अलग अलग है। अच्छे जीवन की अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो अच्छा जीवन सबके लिए अलग अलग है। तो हर व्यक्ति क्या करता है? अपने अच्छे जीवन की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो जीवन जी रहे हैं, आपके माता पिता ने कोशिश करी है कि हमारे बच्चे उससे अच्छा जीवन जिए, तो उसकी कोशिश यहां पर करते हैं। वो आपको जीवन के लिए अच्छे घर की व्यवस्था करते हैं, अच्छे स्कूल की व्यवस्था करते हैं, अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं, अच्छी संगति की व्यवस्था करते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं वो करते हैं। तो ये, और इसमें सरकार सपोर्ट, ऐसा नहीं कि वो कह दे कि नहीं आप इस कम्युनिटी के हैं, आप यहां रहते हैं, आपका घर यहां है, बोले तुम यहीं रह सकते हो, नहीं, सबको अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार इसमें प्रोत्साहित करेगी, हतोत्साहित नहीं करेगी। ठीक। और उनकी जैसे निजता की बातें हैं, कोई प्राइवेसी की बातें, इनको भी कोई भंग नहीं करेगा, कोई छीनेगा नहीं, ये सारी बातें आपको यहां पर सुनने में नहीं आएंगी। शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का आप उदाहरण देख पाएंगे। 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में हुआ था। इसमें ऐड कर दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में यहां पर बात की गई थी कि उनको शिक्षा यहां पर कंपलसरी कर दी जाएगी। तो अब शिक्षा का अधिकार भी क्या हो गया है? मौलिक अधिकार हो गया है। आपने देखा होगा सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले अभियान, ये सब इसी के अंतर्गत चलाए गए हैं।
अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, जिनको सजा मिल गई है उनके क्या अधिकार हैं, तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तीन बातें हम यहां पर देखेंगे। आपको जब गिरफ्तार करा गया है ना, गिरफ्तार किया गया है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। पहले हमें पता तो चले कि हमें किस कारण से गिरफ्तार किया गया। हमारा वाला केस है, किसी और का थोप दिया हमारे ऊपर, तो कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, जब हमको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के भीतर हमें कहां ले जाना पड़ेगा, 24 घंटे के भीतर आपको हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के भीतर। और क्या हो गया, हमें अपने मन का वकील करने की छूट दी जाएगी, है ना, वकील जो हमें बचाने का काम करेगा, हमारे लिए केस लड़ेगा, हमारी बातें रखेगा। तो ये तीन बातें इनको दी गई है, ये तीन मामलों में स्वतंत्र है। पकड़ने आए हैं तो कारण बताओ, नोटिस बताओ, गिरफ्तार कर रहे हैं तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, और फिर हमें अपना वकील करने की आजादी दो ताकि हम अपने मन का वकील कर लें और वो हमारी पैरवी कर सके। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। अब आगे हम क्या करेंगे, तो अगला अधिकार हमारा आने वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम बात करने वाले हैं कि शोषण का क्या अधिकार होने वाला है। अब आप देखो यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में यहां पर बात हो रही है, और अनुच्छेद 23 और 24 पर यहां पर बात होगी। किस पर बात होगी, अनुच्छेद 23 और 24 पर बात होगी। तो मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार से मानव दुर्व्यापार क्या हो जाएगा, मानव दुर्व्यापार की अगर मैं बात करता हूं तो मानव दुर्व्यापार का मतलब यहां पर हो जाता है, एक तो इंसान को खरीदना बेचना, इंसान को खरीदना बेचना, है ना, इंसान को खरीदना बेचना। दूसरा हो जाता है ना, इंसान को खरीदना बेचना। दूसरा क्या हो जाता है, इंसान के अंगों को खरीदना बेचना, इंसान के अंगों को खरीदना बेचना। और तीसरा हो जाता है वेश्यावृत्ति। मतलब आप ना तो इंसान को खरीद बेच सकते हैं, ना इंसान के अंगों को खरीद बेच सकते हैं, ना उनसे प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति जैसा कोई काम करवा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये मानव दुर्व्यापार है, उनके साथ गलत आप बिहेवियर कर रहे हैं, बैड बिजनेस है, बैड बिहेवियर है। और अगर आप बंधुआ मजदूरी की बात करें तो बंधुआ मजदूरी क्या हो जाती है, बंधुआ मजदूरी क्या हो जाएगी, इसको देखें। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि मजदूर जो होता है इसके पास अधिकार नहीं होता। क्या नहीं होता, अधिकार नहीं होता। किस चीज का अधिकार नहीं होगा, तो इसके पास अधिकार नहीं होगा मालिक बदलने का, इसके पास अधिकार नहीं होगा वेतन की मांग करने का, इसके पास अधिकार नहीं होगा सुविधाओं की मांग करने का। ये कोई अधिकार इसके पास नहीं आएंगे। तो ये दोनों जो जिसको आप मानव दुर्व्यापार कह रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कह रहे हैं, दोनों की रोक लगा दी गई कि अब ये नहीं चलेगा। मतलब अब जैसे आपने पहले देखा होगा ना कि पैतृक कटप्पा बेस्ट एग्जांपल है बंधुआ मजदूरी का। उसको राजघराने ने मतलब उनका बंधुआ हो गया वो, तो चाहे अच्छा बैठे चाहे खराब बैठे, सुविधा दे ना दे, पैसा दे ना दे, सेवा उसी करना है। तो ये क्या हो गई, ये आपका मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत चीजें आ जाएंगी। अब अगले पर जो हम बात करने वाले हैं, अगला जो हम देखने वाले हैं, उसको आप देखेंगे तो उसको हम समझने वाले हैं यहां पर कि अगला आर्टिकल आएगा जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी नहीं करवाना। क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद 24 का पार्ट हो जाएगा कि यहां पर बच्चों से किसी प्रकार का जोखिम वाला काम नहीं करवाया जाएगा। बच्चों से अब तो ये हो गया है कि आप बच्चों से अब किसी प्रकार का काम यहां पर नहीं करवा सकते हैं, कोई जोखिम वाला काम उनसे यहां पर नहीं करवाया जा सकता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं, क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की हमें बातें करनी है। इसमें एक एक करके सबसे पहला आता है आस्था और प्रार्थना की आजादी। अनुच्छेद 25 के अंदर बात होती है। किसके अंदर बात हो रही है, अनुच्छेद 25 के अंदर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आस्था और प्रार्थना की आजादी मतलब क्या है, तो ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला आ जाएगा। किससे, धर्म से जुड़ा हुआ मामला आपको ये देखने को मिलेगा। अब धर्म क्या होगा, आप धर्म किसको कहेंगे, 2 मिनट आप सोचिए कि धर्म क्या कहलाता है, थोड़ा सा आप सोचिए कि धर्म क्या कहलाएगा।
सोचा कुछ कि मुझे ही बस सोच में डाल दिया। धर्म जो है, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, धर्म को बहुत अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। अपन उस पर बहुत बात नहीं करेंगे। धर्म के बारे में हमने जब इसका कॉन्सेप्ट वीडियो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे थे, वहां पर धर्म की बहुत सारी बात की गई। धर्म क्या है, हम ये कह सकते हैं सबकी धर्म जो है उनकी सबकी अपनी आस्था का एक अलग विषय है। आस्था, या हम कह दें कि उनकी मान्यता का अपना एक अलग विषय है। धर्म मतलब उनकी परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। तो धर्म, चूंकि हमने बात करी थी बनाया इसलिए गया है या इसलिए बना है ताकि वो सही गलत में आपको अंतर पैदा करा सके, और हर धर्म सही और गलत आपको सिखाता है। तो अब आप आजाद हैं, मतलब यहां पर आस्था और प्रार्थना की आजादी की बात की गई है। आप आजाद हैं, चाहे तो धर्म को जैसे माने और चाहे जिस धर्म को माने। आपको धर्म मानने को लेकर, जैसे अगर मैं बात करूं कि धर्म की, यहां पर एक धर्म है हिंदू, एक धर्म है मुस्लिम, है ना, एक है क्रिश्चियन, एक है सिख, है ना, एक है जैन, एक है बौद्ध। ये धर्म के मैंने पहले लेटर लिख लिया। अब आपको जो मन करे, आपको हिंदू धर्म मानना है, आपको क्रिश्चियन धर्म मानना है, आपको मुस्लिम धर्म मानना है, आपको जैन धर्म मानना है, बौद्ध धर्म मानना है, सिख धर्म मानना है, और कोई भी धर्म नहीं मानना है, आप आजाद हैं। आपको अगर इनकी प्रार्थना करनी है, जैसे मन चाहे वैसे आप प्रार्थना कर सकते हो, चाहे तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन चाहे वैसे प्रार्थना करें और जैसे मन ना चाहे वैसे ना करें, आप बिल्कुल स्वतंत्र रखे गए हैं। धार्मिक मामलों के बारे में तो खास तौर से आपको यहां पर स्वतंत्र रखा ही गया है कि धार्मिक मामलों में तो आप बिल्कुल स्वतंत्र यहां पर होते ही। अब अगले पर चलते हैं इसके बाद। तो अगला क्या कहता है, अगला आता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26 के अंतर्गत अपन बात करेंगे। अब प्रबंधन क्या, शादी क्या है, शादी धार्मिक मामला है कि नहीं, जल्दी से बताओ, शादी करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, धार्मिक मामला है, धार्मिक हिसाब से। तो शादी की व्यवस्था कौन करता है, सरकार करती है कि आप करते हो? आप करते हो ना, कि पनीर बनवानी है कि छोले बनवाने हैं, इनको बुलाना है कि उनको बुलाना है, या किसी को नहीं बुलाना है, खुद कर लेना चुपचाप जाके। ये हमारा अपना निजी मामला होता है, धार्मिक मामला है। हम जैसे चाहें उसका मैनेजमेंट करें, चाहे तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करें और चाहे तो बहुत खराब करें। जैसा हम चाहें वैसा मैनेजमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये बात क्लियर। अब चलते हैं अगले वाले की तरफ, मतलब अनुच्छेद 27 की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। 27 में कहा गया है, ये 27 है, 27 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, मतलब जब आप रिलीजन को प्रोपोगेट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई कर अदायगी नहीं देनी होगी। मतलब कर का मतलब क्या हो गया, यहां पर टैक्स के मामले में आपको यहां पर छूट मिल रही है, टैक्स से आपको यहां पर स्वतंत्र रखा गया है। अगला आता है कि 28, जिसमें आपको बताना है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो व्यावसायिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो धार्मिक लें और चाहे तो धार्मिक शिक्षा ना लें, आप स्वतंत्र हैं। धार्मिक शिक्षा के मामले में कि आप चाहे तो पढ़ें और चाहे तो ना पढ़ें, ये आप फ्री हैं, और चाहे तो आप साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ भी सकते हैं। ये आपके ऊपर बिल्कुल फ्री रखा गया है मामला, कि आप चाहे तो इस चीज को एक्सेप्ट करें, चाहे तो ना करें। ऐसे ही उपासना के मामले में है कि आपको पूजा अर्चना कैसी करनी है, रोज मंदिर मस्जिद जाना है या कभी कभी जाना है, या जब पेपर आएगा तब जाना है, पेपर जाने के बाद भगवान को भूल जाना है, ये आपके ऊपर है, होता ही है। स्वतंत्र हो गए। भगवान कुछ कहते हैं क्या, बोले बेटा अभी तुम 5 दिन से लगातार नहीं आ रहे हो, बोले कल प्रसाद नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होता ना। हमको यहां पर स्वतंत्र रखा गया है धार्मिक शिक्षा के मामले में भी, और साथ ही साथ धार्मिक उपासना जो भी हम करते हैं, जिस भी धर्म से हमारा संबंध है, उस धर्म में हमें उपासना कैसी करनी है, मंदिर जाकर करनी है, मस्जिद जाकर करनी है, या घर में करनी है, रोज रोज करनी है, कभी कभी करनी है, साल में 1-2 बार करनी है। तो ये सब मामले हमको क्या रखे गए हैं, यहाँ पर स्वतंत्र रखे गए हैं। ये अनुच्छेद 28 यहां पर कहा करता था, ये 28 के अंदर यहां पर बताया। तो ये धार्मिक शिक्षा वाला, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वाली बात हमने यहां पर कर ली। अब हम अगली जो बात करेंगे वो क्या होगा हमारा, हम अगले फंडामेंटल राइट पर यहां पर बात करने वाले। अगला क्या होगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार पर बात करेंगे। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि सांस्कृतिक और शैक्षिक क्या कराते, थोड़ा सा आप सोचिए कि संस्कृति और शैक्षिक अधिकार ये किसको दिए गए होंगे, थोड़ा सा आप सोचिए, फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये सारे अधिकार किसको दिए गए हैं, ये अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। अब अल्पसंख्यक क्या कहलाते हैं, अब
एक तो पहली चीज ये आएगी कि भाई अल्पसंख्यक को अधिकार क्यों दिए गए हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज कि अल्पसंख्यक कहलाएगी क्या। तो आपके पास दो चीजें हैं, आप दो बातों को लेकर चलेंगे, एक तो अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक, है ना। एक क्या होगा आपके सामने, बहुसंख्यक। ये दो बातें आप यहां पर देखकर चलेंगे, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ये दो बातें आपके सामने यहां पर होंगी। अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक का मतलब हो जाएगा जिनकी संख्या कम है। और जिनकी संख्या, बहुसंख्यक क्या हो जाएगा, जिनकी संख्या सर्वाधिक है। तो अल्पसंख्यक मतलब कम है, तो कितनी कम है, मतलब किससे कम है, तो जिनकी संख्या कम है बहुसंख्यक से। किससे, बहुसंख्यक से जिनकी संख्या कम है उनको क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। अब अल्पसंख्यक कितने प्रकार के होंगे, हमें इस पर भी बात करने के, अल्पसंख्यक कितने प्रकार के होंगे हम इन पर भी बात करने वाले। तो अल्पसंख्यक आपको कितने प्रकार के मिलने वाले हैं, अल्पसंख्यक आपको मिलेंगे दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के अल्पसंख्यक आपको मिलने वाले हैं। दो प्रकार कौन कौन से कहने वाले हैं, एक तो मिलेगा धार्मिक अल्पसंख्यक और एक मिलेगा आपको भाषाई अल्पसंख्यक। एक धार्मिक अल्पसंख्यक और एक भाषाई अल्पसंख्यक। मतलब ये धर्म के आधार पर हम तय करेंगे, ये कैसे तय होगा, धर्म के आधार पर तय होगा, और ये कैसे तय होगा, भाषा के आधार पर तय होगा कि कोई भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है वो बहुसंख्यक, और उनकी तुलना में जिनकी संख्या कम है वो क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो हम ये दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करने वाले हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात यहां पर होने वाली है, उनको हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक, तो उनको हम यहां पर जानने वाले हैं कि कैसे कैसे अल्पसंख्यक होंगे। अब अल्पसंख्यक जो होता है उसके हित क्या होते हैं, मान लीजिए कि मैं दो प्रकार के अल्पसंख्यक मैंने ले लिए है ना, दो प्रकार के अल्पसंख्यक मैंने ले लिए जिनको आप भाषाई अल्पसंख्यक और क्या कह रहे हैं, भाषाई अल्पसंख्यक के साथ धार्मिक अल्पसंख्यक कह रहे हैं। भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। अब ये जो अल्पसंख्यक हैं इनके हित क्या होंगे, मतलब ये चाहते क्या होंगे, ऐसे क्या इनके हित होंगे जिनको ये सुरक्षित चाहते होंगे, जिनमें सुरक्षा चाहते होंगे। तो अगर अपन भाषाई से बात करते हैं तो वो भाषा की सुरक्षा चाहता होगा, साथ ही साथ लिपि की सुरक्षा चाहता होगा, ये दो। धार्मिक की बात करें तो वो अपने धर्म की सुरक्षा चाहता होगा, धर्म ग्रंथ की सुरक्षा चाहता होगा, है धर्म की और धर्म ग्रंथ की सुरक्षा चाहता होगा। और आप देखेंगे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक ये दोनों हैं, इनकी अपनी एक संस्कृति भी होगी, तो ये संस्कृति की सुरक्षा भी चाहते होंगे। क्या चाहते होंगे, संस्कृति की सुरक्षा भी चाहते होंगे। अब ये जो इनके इंटरेस्ट हमने बना लिए हैं, इनके इंटरेस्ट जो हमारे सामने आ गए हैं कि ये इनके इंटरेस्ट होने वाले हैं, ये इंटरेस्ट हमारे सामने आ गए हैं कि ये इंटरेस्ट इनके होने वाले हैं। अब ये जो इंटरेस्ट है इन पर हमें ये बात करनी है कि किस चीज को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं भाषा की बात कर रहा हूं कि भाषा की सुरक्षा कैसे होगी, इसको आप कैसे बचाएंगे। तो भाषा को आप कब कहेंगे, जीवित भाषा को, जब वो बोली जा रही होगी। तो इससे क्या है, कई लोगों के द्वारा बोला जाना, लोगों के द्वारा बोला जाना जरूरी है। लोगों के द्वारा अभ्यास इसका बहुत जरूरी है, अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब भाषा ही है तो लिपि क्या है, भाषा के लिखने का जो तरीका हो जाता है वो भी लिपि हो जाती है, तो ये भी अभ्यास में होना जरूरी है। मतलब कि अगर कोई भाषा है उसको कोई बोल लिख पढ़ समझ नहीं रहा है तो वो धीरे धीरे भाषा गायब हो जाएगी। जैसे आपने सिंधु सभ्यता की भाषा के बारे में पढ़ा होगा कि कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा है आज की डेट में, तो अगर इसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब ये चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये चीजें आप कहां देख पाएंगे, तो ये भाषा को सिखाने का काम खास तौर से संस्थान करते हैं।
क्या करते हैं, संस्थान करते हैं। इन संस्थानों को आप क्या कहते हैं, स्कूल, कॉलेज, आप ऐसा कुछ इनको नाम देते हैं। ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनको सिखाने का और इनको आगे बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। धर्म और धर्म ग्रंथ या धार्मिक शिक्षा जो होती है वो भी कौन दे सकता है, धर्म और धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा भी आपको कुछ संस्थानों के अंदर मिल सकती है। भाई कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, उनकी व्याख्या क्या है, ये भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं। और संस्कृति आती है प्रैक्टिस से। संस्कृति कैसे बनती है, अभ्यास से आती है। हम धीरे धीरे बचपन से वो अभ्यास सीखते हैं और हमारी संस्कृति में हम ढलते जाते हैं, हम सीखते चले जाते हैं। तो ये इनके इंटरेस्ट हैं, इनको सबको संरक्षित करने का उनको अधिकार है। और हमने ये देखा कि ये जो हित हैं इनको संरक्षित करने के लिए कुछ संस्थानों की जरूरत पड़ रही है। वही हमारा क्या हो जाएगा, अगला आर्टिकल यहां पर हो जाएगा, जिसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो अगला आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर अनुच्छेद 30 है ना, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 30। ये क्या चल रहा है, 29 और 30 चल रहा है, 29 और 30 चल रहा है। अनुच्छेद 30 हो जाएगा ये, कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि अधिकार है इनको ऐसा स्थापित करने का, अगर आप देखें यहां पर, है ना, अगर आप देखें यहां पर, तो हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने ये पढ़ा हुआ है यहां पर कि इनकी जो हित हैं, भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म, ग्रंथ, तो इनको कैसे सुरक्षित करेंगे, इसी के लिए तो ये अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आ गया है। किसके अंतर्गत आ गया है, 30 के अंतर्गत। और ये 29 और 30 में ये वाला मामला आ गया है। ठीक, तो अब मान लीजिए कि आपने इन भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म और धर्म ग्रंथ को सुरक्षित करने के लिए एक स्कूल बनाया और उसका प्रशासन किसी तीसरे धर्म के व्यक्ति को दे दिया। क्या वो चल पाएगा, सही से नहीं चल पाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि इनने जो स्कूल कॉलेज स्थापित किए हैं, वो स्कूल कॉलेज का मैनेजमेंट भी आपको किसके हाथ में देना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट भी आपको, इनका प्रबंधन भी आपको किसके हाथ में देना पड़ेगा, वहीं उसी धार्मिक लोगों के हाथ में, उन्हीं के हाथ में देना पड़ेगा, उन्हीं धार्मिक लोगों के हाथ में देना पड़ेगा जिनका ये स्कूल कॉलेज है, ताकि वो अपने तरीके से चला सके। उनको लगता है तो वो किसी को भी हायर करें, लेकिन वो उनकी सुविधा के हिसाब से। कल के दिन वो राज्य के ऊपर ब्लेम ना कर पाए कि बोले हमने आपको दे दिया था तो आपने गड़बड़ कर दिया, आपके ऊपर छोड़ा, जैसे चाहे वैसे आप चलाओ। गलत बस नहीं होना चाहिए। अब एक तो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहां पर एक अधिकार और आता है जिसको आप संपत्ति के अधिकार के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं, संपत्ति के अधिकार के रूप में उसको जानते हैं। तो इसकी चर्चा और अपन यहां पर कर लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार यहां पर कहलाएगा क्या। संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार आप देखते हैं तो ये अनुच्छेद 31 का हिस्सा हुआ करता था। किसका, अनुच्छेद 31 का हिस्सा ये हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। ठीक, अब अनुच्छेद 31 का हिस्सा ये हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। तो आपको ये बताना है कि अब ये अभी मूल अधिकार नहीं है। अगर इसकी कहानी आप देखें तो पहले मूल अधिकार था, पहले क्या था, मूल अधिकार था या मौलिक अधिकार था, आप ऐसे लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार था। लेकिन अगर अभी की बात देखें तो अभी क्या है, अभी ये कानूनी अधिकार है। अभी की स्थिति अगर देखें तो क्या हो जाता है, कानूनी अधिकार हो जाता है। अभी की स्थिति कानूनी। तो अब यहां से मौलिक अधिकार से और कानूनी अधिकार बनने की प्रक्रिया में एक क्या हो जाता है, यहां पर एक संशोधन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक संशोधन हो जाता है। तो उस संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, यहां से निकालकर कहां डाल दिया गया, कानून। संशोधन क्या है, संशोधन हो जाता है 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन, 44वें संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकालकर कहां डाल देते हैं, कानूनी अधिकार। जब ये मौलिक अधिकार था तब इसका, जब ये मौलिक अधिकार हुआ करता था तब इसका जब ये मौलिक अधिकार था तब इसका आर्टिकल था 31, तब इसका आर्टिकल क्या था, 31। अब ये कानूनी अधिकार हो गया तो इसका आर्टिकल क्या हो गया है, 300 का। क्या हो गया है, 300 का या 300A इसको बना दिया गया है। क्यों इसको निकाला गया है, इसके इतिहास के पीछे जाएंगे तो क्योंकि संपत्ति का अधिकार सबको मौलिक अधिकार के रूप में मिलेगा तो लोग अपनी संपत्ति छोड़ेंगे नहीं और इंफ्रा डेवलप करने में सरकार को दिक्कत आएगी। तो उन्हें जाना, उन्हें समझा कि यह अधिकार थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहा है सभी के विकास में। इस कारण से इसको कानूनी अधिकार बना दिया कि आप संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने आपसे संपत्ति ले ली तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे बाकी अधिकारों के लिए जा सकते हैं। ये बात यहां पर की गई थी। अब बात जो करने वाले यहां पर अब क्या होगी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब क्या है,
संवैधानिक अधिकार, उपचारों के अधिकार पर अगर हम बात करें तो हमारे जो हमने 5 और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 5 और जो मौलिक अधिकार पढ़े हैं, अगर इनमें कटौती हो जाए, मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए कहां जाए? इनकी सुरक्षा का जो अधिकार है, इनकी सुरक्षा का अधिकार आपको कहां मिला है? अनुच्छेद 32 में मिला है। यह अधिकार आपको कहां मिला है? 32 में मिला है, जिसको आप क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाथ में कट जाए, फट जाए तो कहीं जाना पड़ता है ना इलाज करवाने, ऐसे ही मौलिक अधिकारों में कुछ कट फट जाए, कोई छीन ले तो हमें उसका इलाज करवाना पड़ेगा, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत इसका इलाज करवा सकते हैं। इस मामले में जब आप 32 के तहत अधिकार है, आप इलाज करवाने जाएंगे तो यहां आप या तो हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आप पहुंचेंगे, तो ये क्या करेगा? आपका इलाज कर देगा, आपको मलहम पट्टी लगा देगा, बांध देगा और आपको सही करके भेज देगा। अब वो इलाज क्या है, मलहम पट्टी क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं। वो मलहम पट्टी क्या होगी? तो वो मलहम पट्टी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी? वो मलहम पट्टी आपको देखने को मिलेगी कि वो कई प्रकार की रिट्स जारी करेगा। क्या जारी करेगा? रिट्स जारी करेगा, अलग अलग प्रकार की रिट्स जारी करेगा। जैसे सबसे पहली रिट्स की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या आ जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट आ जाएगी परमादेश। तीसरी रिट आ जाएगी प्रतिषेध। चौथी रिट आ जाएगी उत्प्रेषण। और 5वीं रिट आ जाएगी अधिकार परीक्षा। ये आपको अलग अलग रेट देखने को मिलेगा। अब एक एक रेट की बात कर लेते हैं, कौन सी रेट क्या बोलने वाली है। तो सबसे पहली रेट की अगर हम बात करें कि पहली रेट क्या बोलेगी, तो इसमें जब किसी को बंदी बनाया जाता है तब ये रिट जारी की जाती है उसको सशरीर प्रस्तुत करने के लिए। और सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ये किसी को भी जारी की जा सकती है, सरकारी या प्राइवेट व्यक्ति या संस्थान किसी को भी जारी कर सकते हैं अगर किसी को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तब। परमादेश रिट जो है, इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं। किसको जारी की जाएगी? सरकारी कर्मचारी जब अपनी ड्यूटी नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस स्थिति में इसको यहां पर जारी किया जाता है। जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तब जारी करते हैं। कर्तव्य के पालन के लिए, कर्तव्य का पालन नहीं करता तब जारी करते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है रोकना। जब निचली अदालतें अतिक्रमण करने लगती हैं, निचली अदालतें जब निचली अदालतें अपने क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती हैं, अपने क्षेत्र के मतलब दूसरे का अतिक्रमण करना स्टार्ट करते हैं, निचली अदालतों को सीमा से बाहर जाने पर रोकना, सीमा से बाहर जाने पर रोकना कि भाई अपने सीमा में रहकर काम करो, दूसरे की सीमा में मत घुसो, तो ऐसा ये प्रतिषेध हो जाएगा। उत्प्रेषण, जब ये निचली अदालतें क्या करती हैं, किसी अपने अधिकार क्षेत्र के अलावा जबरदस्ती किसी मामले की सुनवाई करती हैं या उसको पेंडिंग डालती हैं, तो इसका मतलब होता है सूचना देना कि आप इसकी सूचना दो। और अगर जब कोई मुकदमा या कोई प्रकरण है ना, कोई प्रकरण पर ये जबरदस्ती सुनवाई कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस प्रकरण को डायरेक्टली अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है कि भाई इसको हमारे पास भेजो, हम इसकी सुनवाई करेंगे। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? तो अधिकार परीक्षा का मतलब हो जाएगा कि आप किसी पद पर हैं ना, किसी पद पर योग्यता के लिए अगर पूछना है कोर्ट को, अगर पूछना है कोर्ट को, तब ये रिट जारी की जाती है कि भाई आप किस योग्यता के चलते इस पद पर हैं। तो आपके सरकारी पद पर कोई योग्यता संबंधी सवाल पूछना है तो उसके लिए कोर्ट क्या करता है? अधिकार परीक्षा की रिट जारी करता है और इसके माध्यम से सवाल पूछ लेता है।
तो ये बात क्लियर। तो यहां क्या आ गई, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंदर 5 रिट आ गई। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जो थे, उनने इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद नंबर 32 को हृदय और आत्मा कहा था। क्या कहा था? हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा इनके द्वारा यहां पर इसको कहा गया था। क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो अगला आप देखेंगे यहां पर कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर बात करने वाले हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बात होने वाली। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इनको शामिल कहां किया गया है? तो ये संविधान के भाग 4 में। कहां पर? संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। और अगर मैं अनुच्छेद की बात करता हूं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनको यहां पर शामिल किया गया। 36 to 51 तक इनको यहां पर शामिल किया गया है। उद्देश्य अगर आप देखेंगे डीपीएसपी शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि लोगों का कल्याण हो जाए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोगों को मिले। कल्याण ऐसे ही हो पाएगा, तो ये इनका उद्देश्य था। जीवन का स्तर ऊंचा उठे, संस्थानों का समान वितरण हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिले। इन सब उद्देश्यों से क्या किया गया था? नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। इन नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी भी कहते हैं। कई बार शॉर्ट फॉर्म में आपसे अगर कभी कोई लिख दे, हालांकि आपको लिखेगा नहीं, कंपटीशन में लिखते हैं, ये डीपीएसपी भी इनको कहा जाता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का शॉर्ट फॉर्म मतलब ये है। ठीक, तो अब ये तो बात हो गई, ये इनके उद्देश्य हो गए। अब इसमें कई सारी नीतियां बनाई गई हैं, जैसे समान नागरिक संहिता। ये क्या होगी? अगर समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो सभी धर्मों को बराबर मानने की बात की गई कि सभी धर्म जो है वो बराबर होंगे। इसकी कई बार वकालत भी होती है, आपने देखा होगा, मुकदमा मतलब मामला चलता रहता है न्यूज के अंदर। धारा 44, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत बात होती है। मद्यपान निषेध, मतलब कि जो मादक पेय पदार्थ आप पीते हैं, आप मतलब कई सारे लोग पीते हैं, मादक पेय पदार्थ पर रोक। लेकिन आपने देखा कि इन पर रोक लगाई नहीं गई है। और ये अगर आप देखें, समान नागरिक संहिता लगाई नहीं गई है क्योंकि इसको कोर्ट में चुनौती के लायक नहीं रखा गया। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग वगैरह को बढ़ावा देना, ऐसे जानवर जो हमें काम में मदद करते हैं या उपयोगी होते हैं, उनकी बलि पर या उनकी हत्या पर रोक, और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ऐसी कुछ नीतियां यहां पर बनाई गई हैं। अब ये अधिकार जो है जिनको न्यायालय में आप दावा नहीं कर सकते, मतलब डीपीएसपी के कोई भी अधिकार को आप न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। जैसे खास तौर पर देखें, पर्याप्त जीवन यापन। अब ये पैरामीटर अलग है भाई। अंबानी से बोलेंगे हमें हमारा पर्याप्त जीवन यापन वैसा है, तो नहीं हो पाएगा। महिला पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देखरेख और शिक्षा का अधिकार। तो डीपीएसपी मतलब कि भाग 4 को कोर्ट में चुनौती के लायक यहां पर नहीं रखा है। अगला क्या आता है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हमें बात करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इसको कब ऐड किया गया, ये अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 4 का हिस्सा हो जाता है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 51 का यहां पर आपको देखने को मिलता है। 51A आपको यहां पर देखने को मिलता है कि 51A हो जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि भाग 4 का हो गया, अनुच्छेद 51 का हो गया, अगर आप दूसरी बात इनको देखते हैं तो ये कहां से लिए गए हैं, तो इनको रूस से, यानी कि जो पुराना यूएसएसआर था वहां से इनको कॉपी किया गया था। और जब ये लिए गए थे तब इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इसमें एक बढ़ गया है, तो संख्या कितनी हो गई है? ये वर्तमान संख्या की हम बात कर रहे हैं, 11 हो गई है। ठीक है, इसमें ये कर्तव्य जो है वो नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं। और नागरिकों, अगर कोई नागरिक कोई कर्तव्य नहीं मानता तब भी कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दे सकते। तो कब ऐड कर दिया? 1976 में 42वां संशोधन हो गया, इसके माध्यम से इसको संविधान में शामिल कर लिया। इसमें आप देखें कि कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, इनकी एक सूची बनाई गई थी। और लागू करने के मामले में संविधान इसमें मौन है, लागू कर दो या ना करो कोई दिक्कत उसको नहीं है। नागरिक के रूप में हमें संविधान का पालन करना चाहिए। जैसे हम कुछ अधिकारों की या कर्तव्यों की बात करें तो देश की रक्षा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे अधिकार कुछ हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि ये कर्तव्य हमको दिए गए, हमारी ड्यूटी है कि हमको ये करना चाहिए। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। मतलब ऐसा नहीं है कि कर्तव्य का आप पालन करें तभी आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे, ऐसी कोई बात यहां पर नहीं मिलेगी।
संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि मौलिक कर्तव्य शामिल करे तो मौलिक अधिकारों को कुछ नुकसान पहुंच गया, तो ये वाली बात भी यहां पर देखने को नहीं मिलती है। लास्ट पोर्शन चैप्टर का आता है जिसको हम कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के रूप में जानते हैं। तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ज्योतिबा राव फुले। 1827 से लेकर 1890 तक उनका आप दौर देख सकते हैं। इनकी रचनाओं में सर्वप्रथम हम विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। क्या क्या स्वतंत्रता की बात करते हैं ये और समानता की बात करते हो, यही दोनों बातें अगर आप स्वतंत्रता देखें हमारे संविधान में शामिल की गई है, और अगर आप समानता देखें ये हमारे संविधान में शामिल की गई है। ये मूल अधिकार में भी शामिल है और प्रस्तावना में भी इनका जिक्र वहां पर किया गया है, इनको प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ और इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। संविधान में लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा गया। 1950 के न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका भी निभाई है। 1950 से न्यायपालिका जो है उसने अधिकारों के संरक्षण की बहुत अच्छी भूमिका निभाई, उसका संरक्षण वो कर रहा है। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों के क्षेत्र को क्या किया, विस्तृत कर दिया, जिसकी डेफिनेशन आपको पता नहीं चल रही थी उनको और डिटेल कर दिया है। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में भी काम करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं। मौलिक अधिकार हमने देखा था कि सरकार की सीमाएं तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था जिसको हमने अभी यहाँ पर पूरा कर लिया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए फेमस है। आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके माध्यम से आप ई नोट्स और ई लिंक्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। धन्यवाद।